All right. So Huygens wave theory Huygens was the first person to declare that light is wave, and later on Maxwell that gave that light is electromotive wave and it is transverse wave. Huygens considered as a longitudinal wave. Later on, Young's double slit experiment proved the wave nature of light. तो Huygens ने वेव थ्योरी से लाइट के बारे में एक्सप्लेन किया था एंड उसने कॉन्सेप्ट दिया था वेव फ्रंट का. वेव फ्रंट्स जो होते हैं, जैसे हमने सपोज व्हेन वी ड्रॉप द स्टोन onto the still water, we see the circular concentric rings. Similarly, light also, there are the invisible wave fronts. इनको concentric ring को wave front बोलते हैं, जिनको हम कैसे define करते हैं? We can define it. They are the locus of all the particles which are vibrating in same phase. तो light में भी ऐसे wave front होते हैं. एंड पॉइंट सोर्स होगा तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होते हैं. 3 टाइप्स के वेव फ्रंट होते हैं. पॉइंट सोर्स के लिए स्फेरिकल. सिलेंड्रिकल कैसे बनते हैं? अपना लीनियर सोर्स से. और प्लेन वेव फ्रंट कैसे बनते हैं? प्लेन वेव फ्रंट्स दे आर पार्ट ऑफ द वेरी बिग स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट. व्हेन द सोर्स इज फार अवे तो बहुत बड़ा वेव फ्रंट बनता है ना. For example, wavefront due to sun at earth will be plane wavefront. अर्थ हम देखते हैं सन का जो वेवफ्रंट बनता है, सन इज फार अवे, पॉइंट सोर्स कंसीडर करेंगे उसको, इट इज फार अवे, बहुत बड़ा स्फेरिकल वेवफ्रंट बनता है सन एट सेंटर. उसका साथ छोटा सा पार्ट अर्थ पे लेंगे, इट विल लुक लाइक ए प्लेन. ठीक है. एंड लाइट रेज क्या होती है? They are the perpendicular drawn onto the plane wavefront in the direction of propagation, drawn onto the wavefront in the direction of propagation of light. इसमें भी ऐसे आएंगे. ठीक है. तो they indicate light rays are perpendicular to the wavefront, perpendicular drawn onto the wavefront. They indicate the direction of propagation of light. 3 तरह के wavefront बनते हैं. वेवफ्रंट कैसे डिफाइन करेंगे? दे आर द प्लेन obtained by the joining the locus of the particle of the medium which are vibrating in same phase. तो सेम फेज के वाइब्रेशन से जो सरफेस बनती है उसको हम लोग वेव फ्रंट बोलते हैं. तो अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट्स ऑन गिवन वेव फ्रंट. कोई स्फेरिकल वेव फ्रंट है, 2 पॉइंट कोई भी ले लो, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट है, एनी 2 पॉइंट, टेक 1 टेक हियर, उनके बीच का फेज डिफरेंस कितना होगा? What will be the phase difference? It will be 0 because they are vibrating in same phase. Any 2 point on the given wavefronts are vibrating in same phase. They will not have any phase difference. Phase difference will be 0. ठीक है. तो जैसे एक क्वेश्चन है ये, what is the shape of the wavefront in each case, each following case? Light diverging from the point source. Point source से अगर लाइट डाइवर्ज हो रही है, पॉइंट सोर्स से कैसा वेवफ्रंट बनता है? स्फेरिकल वेवफ्रंट बनता है. और लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस व्हेन पॉइंट सोर्स इज प्लेस्ड एट इट्स फोकस, इससे कैसा वेवफ्रंट बनेगा? प्लेन. बिकॉज लाइन रेज पैरेलल हो जाएंगी. देखो ये लेंस है, फोकल पॉइंट पे अगर सोर्स रखा है तो रेज पैरेलल हो जाएंगी, तो प्लेन वेव फ्रंट बनता है पैरेलल रेज के बीच में. और व्हेन लाइट सोर्स इज फार अवे देन आल्सो प्लेन वेव फ्रंट. ठीक है. तो बिहेवियर ऑफ वेव फ्रंट व्हेन दे आर पासिंग थ्रू द प्रिज्म से पास हो रहे तो ऐसे बेंड क्यों हो जाएगा? वाई? बिकॉज ये वाला जो पॉइंट है कम ड्यूरेशन के लिए डेंसर मीडियम में रहेगा तो ये आगे निकल जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है ज्यादा ड्यूरेशन के लिए
पीछे रह जाएगा यहाँ पर और ये आगे निकल जाएगा। ऐसे बाकी पॉइंट यहाँ पे कहीं पे तो उनको ज्वाइन कर दो, तो वी विल हैव द वेव फ्रंट which will be inclined, ऐसे inclined हो जाएगा। जस्ट मिनट है। यस प्रचार। अब मैं क्लास में हूँ, 1 घंटे के 7 o'clock के बाद फोन करेंगे आप। ओके, रिवीजन चल रहा है अभी, ठीक है। ओके, राइट। तो ऐसे अगर कॉन्वेक्स लेंस को क्रॉस किया उसने, तो ये मिड पॉइंट वाला पॉइंट पीछे छूटेगा, बिकॉज वो ज्यादा देर तक डेंसर मीडियम में रहेगा। तो ऐसा हो जाएगा, फिर कार्ड हो जाएंगे। ऑलराइट, कॉनकेव में ऐसा हो जाएगा, इसमें भी कार्ड होगा, बट मिड पॉइंट विल बी आउटवर्ड। ये जो शेप रहती है ये वाली, इस शेप जैसा आ जाएगा ना। इसमें कैसी शेप है, इसमें पहली वाली जो सरफेस है वैसा टाइप का शेप आ जाता है। हाइगन्स प्रिंसिपल, हाइगन्स ने वेव मोशन के बारे में इन फॉर्म ऑफ वेव्स, कैसे वेव मूव होती हैं उसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि each point on the given wavefront will act as a secondary disturbance and will be producing the secondary wavelets in the forward direction, and surface joining these secondary wavelets will give the new wavefront after certain time. Common tangent drawn to these wavelets, we obtain the new position of wavefront at later time. New position of the wavefront at later time t. Okay. That's how the Huygens principle is, है ना, किस तरह से वेव फ्रंट आगे बढ़ते हैं, दैट इज व्हाट इज गिवन बाय Huygens, है ना। उससे फिर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया गया ना, दिस यू कैन गो थ्रू, आई इज इक्वल टू आर प्रूव करना है ना। So this you know this, or shall I explain you how to prove? Sir, I know this. Okay. Similarly, ये what is called law of refraction. Refraction में भी ये दोनों में से एक डेरिवेशन आता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में sin i by sin r is equal to n2 1 स्नेल्स लॉ बोलते हैं उसको। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं n1 sin θ1 is equal to n2 sin θ2। θ1 कौन सी मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, और θ2 कौन सी मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव n2 है। n into sin थीटा इज कांस्टेंट। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का बढ़ता है तो उस मीडियम में एंगल कम हो जाता है। क्लियर? जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर है उसमें एंगल कम हो जाएगा। दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रहना चाहिए, साइन थीटा का और एन का। मतलब इफ एन इंक्रीजेस, एंगल जो है कम हो जाएगा, बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ रे। ऑलराइट, और ये अगर रेयर मीडियम में गई तो एंगल ये बढ़ जाता है ना, और ये इस तरह से वेव फ्रंट आ जाता है। डेंसर मीडियम में जाने से वेव फ्रंट वाइड हो जाता है। देखो ये इसकी विड्थ ज्यादा हो जाती है डेंसर में, मीडियम में जाने से। रेयर मीडियम में विड्थ कम हो जाती है ना, ये कम हो जाएगी इसमें मीडियम में, इसमें रेयर मीडियम में जाने से। डेंसर में जाने से विड्थ बढ़ जाती है। कैन यू टेल मी दिस क्वेश्चन? Go through this question and tell me the answer of this.
सबसे एंगल कम इसमें है। BCA. लीस्ट इज ग्रेटेस्ट इज B. बी में मैक्सिमम एंगल है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम होगा, तो लाइट विल ट्रेवल फास्ट इन दिस। तो सबसे ज्यादा बी, इसमें ये भी दिया, ये दोनों पैरेलल दिया हुआ है। नहीं पैरेलल नहीं दिया है, दिया क्या? एंड देन बैक इनटू द मीडियम। अच्छा ए दिया है, ठीक है, ए में चली गई वापस। तो यहाँ पर देखो, इसमें एंगल मैक्सिमम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिनिमम है, सबसे ज्यादा बी में फास्ट जाएगी लाइट, मिनिमम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद सी, देन ए, तो लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बी का, लीस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ऑलराइट, Yes, sir. में कब कर सकते हैं, इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी जो है दूसरे मीडियम में जाने पे भी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। फर्स्ट मीडियम से सी एंड लैम्डा दिया है, एफ निकाल लो, दूसरे मीडियम में भी फ्रीक्वेंसी वही रहने वाली है, बाकी पैरामीटर चेंज हो जाते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जब दो वेव्स इंटरेक्ट करती हैं किसी मीडियम में तो उनका डिस्प्लेसमेंट विल बी वेक्टर सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। कोहेरेंट सोर्सेज की कंडीशन क्या है कि उनका जो फेज डिफरेंस है किसी पॉइंट पर हमेशा कांस्टेंट रहना चाहिए। दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स ऑफ लाइट, दे कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम सिंगल सोर्स ऑफ लाइट। इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है लाइट की, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर पर और फ्रीक्वेंसी के स्क्वायर पर, और जो स्लिट विड्थ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्लिट विड्थ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑलराइट, और पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस में रिलेशन, सपोज एक कोहेरेंट सोर्स से यहाँ से एक वेव गई और दूसरी यहाँ से पॉइंट पी पर इंटरेक्ट कर रही है, तो वहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना होगा, एक्स्ट्रा जो है, सपोज यहाँ से लेकर जितना ये उतना हमने कट कर लिया, तो एक्स्ट्रा वाला जो है पाथ डिफरेंस, उसको एक्स और डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। एक्स विल बी x2 माइनस x1, और फाइव विल बी फेज डिफरेंस। कैसे डिसाइड होगा, तो ये रिलेशन होता है ना, बिकॉज लैम्डा जो है वन वेवलेंथ का फेज डिफरेंस 2 पाई होता है, तो 1 मीटर का 2 पाई बाई लैम्डा, देयरफॉर x मीटर का 2 पाई बाई लैम्डा इंटू x फेज डिफरेंस होगा। दैट्स व्हाट वी हैव रिटन हियर। फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस के बीच में रिलेशन ये होता है, ठीक है। जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं, व्हाट इज द फेज डिफरेंस between the two waves having path difference lambda by 4, तो 90 डिग्री आता है ना इसमें वैल्यू पुट करने से, x की वैल्यू लैम्डा बाई 4। तो इसको अगर हमें फार्मूला नहीं भी याद है तभी भी हम कर सकते हैं। देखो लैम्डा को 4 से डिवाइड किया, 2 पाई कितना होता है 360, 360 को भी 4 से डिवाइड कर दो तो 90 डिग्री आता है ना। तो लैम्डा का जो जिस जिस डिजिट से डिवाइड हो रहा है उसी डिजिट से, जैसे ये फेज डिफरेंस 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 120 होता है ना, तो 360 को 3 से डिवाइड करते तो 120 आता है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट डिफरेंस लैम्डा बाई 3 होगा। और यहाँ फिर ये फार्मूले में पुट कर दो, आंसर आ जाता है। ये फार्मूला याद रखना पड़ेगा ना, फार्मूला नहीं याद आ रहा तो यूनिटी मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं पार्ट डिफरेंस फेज डिफरेंस, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? No, sir. यस सर, ठीक है। और इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स मतलब redistribution of energy at any place according to superposition principle is called interference। मतलब एनर्जी रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती है ना, एनर्जी बढ़ गई, इंटेंसिटी बढ़ गई तो
कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कम हो गई तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इंटेंसिटी किसी पॉइंट पे? एक तुम्हें पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस पता हो वहां पर, दूसरा रिलेशन पता हो। तो रिलेशन इज नथिंग बट ए वेक्टर लॉ। एक वेव ली हमने, फिर दूसरी ली, फाइंड द फेज डिफरेंस एट पॉइंट पी। जहाँ पे सुपर इम्पोज करती वहां का फेज डिफरेंस चाहिए हमें। ये देखो ये वाला, है ना? उस पॉइंट पे कितना पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस दैट मैटर्स। वैसे तो इनिशियली तो वो सेम फेज में रहते हैं, एक ही सोर्स से आ रहे हैं, पर जिस पॉइंट पे इंटरेक्ट कर रहे हैं वहां पे पाथ डिफरेंस की वजह से फेज डिफरेंस जनरेट होता है। तो रिजल्टेंट वेव दोनों ऐड कर दिया, ट्रिग्नोमेट्रिकल एक्सपेंशन कर दिया ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूले का, और उसको फिर टर्म्स कलेक्ट करके ये फाइनल फाइनल ये आती है रिजल्टेंट वेव, ये आती है जिसका आर जो है एम्पलीट्यूड है और अल्फा फेज डिफरेंस है रिजल्टेंट वेव का फर्स्ट वेव के साथ। दिस इज नथिंग बट वेक्टर लॉ जैसा रिजल्ट आ जाता है। रिजल्टेंट इज वेक्टर लॉ जैसा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई। और कितना एंगल होगा, वो भी वेक्टर लॉ जैसा, सिमिलर टू द वेक्टर सम। जो रिजल्टेंट वेव बना रही है वो फर्स्ट वेव से कितना एंगल है, अल्फा विल बी a2 का कंपोनेंट ये a2 sin फाई डिवाइड बाय दिस डिस्टेंस a1 प्लस a2 cos फाई। तो दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो अगर हमें एम्पलीट्यूड मिल गया तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिल जाएगी यहाँ से, बिकॉज इंटेंसिटी डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। वहां से रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फार्मूला मिल जाता है, ये a1 स्क्वायर की जगह i1 आ जाएगा। कॉमन 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 टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, कॉमन रेशियोज का, तो ये बचेगा। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर रिजल्टेंट इंटेंसिटी। और दो वेव्स की इंटेंसिटी का रेशियो उनके एम्पलीट्यूड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, और विड्थ का जो है विड्थ के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, है ना? सपोज ये मैं क्वेश्चन पूछूं, if intensity of two waves is I naught each, then find the maximum resultant intensity at any point. तो maximum intensity के लिए cos phi 1 ले लेंगे। यहाँ पे देखो cos phi will be 1, मैक्सिमम के लिए लिखा देखो, और मैक्सिमम cos phi 1, मिनिमम के लिए -1, मिनिमम के लिए 0 नहीं लेना है, -1 लेना है। ठीक है, ऑलराइट। Yes, sir. तो क्या आंसर होगा इसका फिर? 4 I know. और इसका? इनकोरेंट सोर्सेज है तब कितना आएगा? 0. 0. 0 नहीं आएगा, फिर क्या होता है? फिर वो सिंपल ऐड हो जाते हैं, I0 प्लस I0 2I0। इंटरफेरेंस नहीं होता है, एक सोर्स की इंटेंसिटी I0 है, दूसरे की भी I0 है, तो सिंपल एडिशन हो जाता है। नो इंटरफेरेंस, बट एनर्जी कंजर्वेशन से सिंपल ऐड हो जाती है। ठीक है, ये दोनों सोर्सेज ऑन है ना, तो इंटेंसिटी 0 नहीं होगी, 0 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में होती है। ठीक है, ये इसको निकाल सकते हैं, मैक्सिमम एक cos phi 1 पुट कर दो, मिनिमम एक cos phi -1 पुट कर दो, तो आंसर आ जाएगा। ये कैसे करेंगे ये वाला क्वेश्चन? देखो इसका क्या आंसर आ रहा है।
फाई निकाल लिया, पाथ डिफरेंस दिया है λ/4, तो 5 π/2 आ जाएगा 90 डिग्री। ये टर्म पूरा 0 हो जाएगा। I1 इज I0, I2 इज I0, 2I0 हो जाएगा। समझा? Yes. Yes, sir. Okay. What about this? Amplitude 2 E0 and 6 E0 है, तो पाई फेज डिफरेंस है, दोनों अपोजिट हो जाएंगे। 4I0 4E0 का पाथ डिफरेंस आएगा, इसमें भी पाई है, इसमें 2E0 का आएगा, और इंटेंसिटी इनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। और ये वाले में कितना आएगा? 3 पाई मीन्स 2 पाई पे वापस अपनी जगह आ गए। 3 पाई मीन्स 180 के बराबर। ऐसे यहाँ से गए, ये 2 पाई हो गया, फिर 1 पाई और इस तरफ आ जाएंगे, 3 पाई इधर आ जाएगा, तो फिर से 180 डिग्री। इनका डिफरेंस कितना होगा? ये भी 2E0 होगा। इंटेंसिटी इनकी इसकी मैक्सिमम होगी, इन दोनों की बराबर होगी, बी एंड सी की। समझा कि नहीं? 3 पाई मतलब यहाँ से चले, यहाँ वापस आ गए 2 पाई, सपोज ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, तो यहाँ से चले 2 पाई, वापस आ गए 1 पाई और, तो 3 पाई का मतलब अपोजिट। कॉस 2 पाई प्लस पाई कितना होगा? 2 पाई तो वापस आ गए ना, विल बी Yes. कॉस पाई। तो आंसर होगा ए का सबसे ज्यादा इंटेंसिटी। अच्छा ये भी था क्या? ये लास्ट वाला भी था, देखो 0, इसमें कितना आ जाएगा? 4, इसमें भी 4 था। ए एंड डी की सबसे ज्यादा इंटेंसिटी, ए एंड डी टाई एंड बी एंड सी टाई। ठीक है कि नहीं? देखते हैं आंसर। ए एंड डी टाई आ रहा है, एम्पलीट्यूड 4I0 आ रहा है, एंड बी एंड सी टाई आ रहा है, इनका एम्पलीट्यूड 2E0 आ रहा है। गॉट इट? Yes. तो देखो, कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए cos फाई होना चाहिए, cos फाई 1 होना चाहिए, तो इससे जनरलाइज कर देंगे इसको। 1 कब कब होता है? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई के लिए। जनरलाइज कर देंगे 2n पाई के लिए, एंड विल स्टार्ट फ्रॉम 0। और पार्ट डिफरेंस कितना आएगा? इसमें वैल्यू पुट कर दो फाई की, तो इतना आएगा। उसको n0 से स्टार्ट होगा, इसको क्या बोलेंगे? पार्ट डिफरेंस शुड बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फुल वेवलेंथ, है ना? या तो 1λ या 2λ या 3λ या 4λ, ऐसा पाथ डिफरेंस हुआ तो दोनों वेव्स इन सेम फेज ऑफ वाइब्रेशन आ जाएंगी, तो एम्पलीट्यूड विल बी मैक्सिमम, इंटेंसिटी विल बी मैक्सिमम। मिनिमम के लिए cos फाई शुड बी -1, तो -1 कब कब होता है? पाई, 3 पाई, 5 पाई, ऑड नंबर आ रहा है ना, 2n-1 पाई लिख सकते हैं। यहाँ पे n लेकिन 1 से स्टार्ट हो रहा है, पहले 0 से स्टार्ट हो रहा था, इसमें 1 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे अगर हमने माइनस लिया है, पार्ट डिफरेंस कैसे आएगा? 2n-1 λ/पाई, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ वेवलेंथ, इसको बोलते हैं। ये ऑड नंबर आएंगे 2n-1, तो या तो यहाँ पे 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा। देखो पुट करके देखो, 1λ/2, 3λ/2, 5λ/2, इनको मैं ऐसे लिख सकते 0.5, 1.5, 2.5, उससे आधा कम चल रहा है। देखो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में n3 था, तो 3λ आया, और ये 2.5λ आया, तो ये हाफ लेस आता है उससे, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से आधा कम आता है। ठीक है? Yes, sir.
तो देखो जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें अगर पूछा जाता है अगर पाथ डिफरेंस लैम्डा है तो क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा 2 लैम्डा पे, क्या आएगा, ये भी कंस्ट्रक्टिव, 2.5 पे क्या आएगा, डिस्ट्रक्टिव आएगा, 2.7 पे क्या आएगा, neither constructive nor destructive. ये बीच में कुछ होगा, ठीक है। इसका क्या आंसर होगा, light wave of the rays in figure this have the same wavelength and amplitude and are initially in phase A. If 7.6 wavelength, इसके अंदर 7.6 wavelength फिट हो रही है ऊपर वाले के में, within the length of the top material, and इसमें नीचे वाले में कितनी हो रही है, 5.5 wavelength फिट हो रही है इसके अंदर within the bottom material. Which material has the greater index of reflection? किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मोर है, ऊपर वाले का कि नीचे वाले का? जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मोर होता है उसमें स्पीड कम हो जाती है, वेवलेंथ भी कम हो जाती है ना। Yes, sir. तो क्या आंसर होगा इसका, Top and यस टॉप होगा इसका, क्योंकि उसमें विथ मटेरियल ग्रेटर इंडेक्स ऑफ द रिफ्लेक्शन, इसका ज्यादा होगा, इसलिए कम डिस्टेंस में ज्यादा वेवलेंथ फिट हो रही है, वेवलेंथ छोटी हो गई इसमें, टॉप आंसर है। सेकंड में देखो, इफ रेज आर एंगल्ड स्लाइटली सो दैट दे मीट एट सेम पॉइंट ऑन द डिस्टेंस स्क्रीन, यहाँ कहीं पे थोड़ा सा एंगल किया, बिल्कुल थोड़ा सा, ये ऐसे मिल रही है यहाँ के, ठीक है। will the interference there result in the brightest possible illumination or brightest intermediate illumination, darkest intermediate or darkness, पूरा डार्क है कि पूरा ब्राइट है, या फिर पार्शियल, मतलब क्लोज टू द ब्राइट है या क्लोज टू द डार्क, पूरा completely bright या completely dark, are close to the bright or close to the dark? sir, completely right. completely bright में पार्ट डिफरेंस कितना होना चाहिए, इसमें पार्ट डिफरेंस कितना आएगा, देखो इसकी वेवलेंथ कितनी हो गई, 7.6, बाद में तो एयर में बाहर आ जाएंगे, वो तो पाथ इक्वल है, लेकिन यहाँ से जो एक्स्ट्रा वेवलेंथ का डिफरेंस कितना आ रहा है, 7.6 और उसका 5.5, तो कितना आ रहा है, तो 1.2, 2.1. इतना लैम्डा का डिफरेंस आ रहा है ना। तो 2 लैम्डा होता तो पूरा ब्राइट होता, 2.1 थोड़ा ब्राइटनेस कम हो जाएगी अभी उसकी, बिकॉज इट इज क्लोज टू 2, नॉट क्लोज टू 2.5, तो ये आंसर होगा ब्राइट इंटरमीडिएट एलिमिनेशन। लेट्स सी ब्राइट इंटरमीडिएट एलिमिनेशन because path difference is 2.1 wavelength. सेम डिस्टेंस के लिए, है ना, ठीक है। बाकी ये फार्मूले तो पता ही होंगे, लैम्डा मैक्स एंड लैम्डा मिनिमम का ये रिलेशन आते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं अपने आप, इंपॉर्टेंट है लेकिन, ठीक है।
हो जाएंगे ये वाला? ये बता दो। यस सर, आते हैं ये वाले। ये कैसे करेंगे ये वाला? ये लाइट यहाँ से गई, 25% रिफ्लेक्ट हो गई, मतलब अगर आई है तो I/4 रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अंदर कितनी ट्रांसमिट हो जाएगी? 3I/4। आएगा। फिर यहाँ से उसका 25%, मतलब 3I/16 रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाकी तो इधर चली जाएगी। फिर यहाँ आएगी, उसका जो है 25%, 3I/48 रिफ्लेक्ट हो जाएगी, बाकी इधर आ जाएगी। एक तो I/4 है, दूसरी ये माइनस करके कितना है 3I/16 में से इसका 75% मतलब कितना होगा 3/4, तो 9I/48। इनके बीच में I/4 और 9I/48 के बीच में कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। वो क्या बोल रहा है? नहीं, उनके बीच में कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का रेशियो निकालना है। फाइंड द रेशियो ऑफ मिनिमम and maximum intensity in the interference pattern found by the two beams obtained after one reflection at each plate। एक तो यहाँ से आ गई, दूसरी यहाँ से रिफ्लेक्ट होके और फिर ट्रांसमिट होके आएगी। एक रिफ्लेक्शन ये और एक ये, तो यहाँ से हमें सर ये वाला 25 बता 20 दीजिए, मैं समझ। नहीं समझा नहीं सर। है? थोड़ी हिंट तो दे दी है मैंने, तो इसको ट्राई करो, इसका स्नैपशॉट लो। I2 कैसे निकालेंगे वही, इसको पढ़ो पहले, समझने की कोशिश करो अपने आप, है ना? फिर यहाँ पे I2 निकलेगा और I1 यहाँ पे 25% पहले रिफ्लेक्ट हो गया I/4, तो I2 निकालो जो कंडीशन दी है। फिर अपना Imax अपॉन I मिनिमम का फार्मूला लगाओ, जो ऊपर हमने सीखा ये वाला। नहीं, I मिनिमम ऊपर रहेगा, रेशियो ऑफ I मिनिमम और Imax क्या होगा ऊपर, √I1 माइनस √I2 का होल स्क्वायर, √I1 प्लस √I2 का। ठीक, तो ये I2 करेक्ट निकालना है तुम्हें। जो जो कंडीशन दी है पढ़ो समझो और बताओ, नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा अगर नहीं हुआ तो। पहले तो आंसर भी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। हुआ? स्नैपशॉट लिया? यस तो इसको पढ़ना, अभी नहीं भी समझ में आया तो पढ़ने से समझ में आना चाहिए, थोड़ी इनसफिशियंट रहती है, हो जाना चाहिए उससे, नहीं होगा तो नेक्स्ट क्लास में। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग ने इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ, तो ये पता लगा कि वेव नेचर ऑफ लाइट उसने प्रूव करके दिखाया यंग्स ने। हाइगन्स ने तो बोला था वेव है, लेकिन ही कुड नॉट प्रूव, है ना? आफ्टर मेनी सेंचुरीज यंग्स ने प्रूव करके दिखाया। कैसे कैसे प्रूव हुआ? उसने दो दो कोहेरेंट सोर्सेज लिए और सामने स्क्रीन रखी, वहां पे उसको अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड्स मिली। तो ब्राइट बैंड्स तो ठीक है, ब्राइट लाइट दोनों सोर्सेज फुल्ली ऑन है, लाइट तो होनी चाहिए स्क्रीन पर, बट डार्क बैंड्स क्यों मिली? डार्क बैंड्स इसलिए मिली कि वो वेव नेचर इंडिकेट करें, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किस में होता है? वेव्स में होता है। वेव्स में पॉसिबल है, जब आउट ऑफ फेज मिलेंगी तब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो दिस प्रूव्ड द वेव नेचर ऑफ लाइट। यंग्स ही द सेम साइंटिस्ट जिसने इलास्टिसिटी पे भी वर्क किया था, यंग्स मॉडुलस पढ़ा था, थॉमस यंग्स। तो सेम साइंटिस्ट ने यहाँ पर भी ऑप्टिक्स में भी काफी कंट्रीब्यूट किया। तो ही प्रूव्ड द वेव नेचर ऑफ लाइट बाय हिज वेल नोन एक्सपेरिमेंट, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यहाँ से जो दो वेव्स आएंगी यहाँ पे इंटरफेरेंस करेंगे। जो डार्क लाइंस जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आउट ऑफ फेज की वजह से बनेंगी। यहाँ पे जो पॉइंट पी पर जो फेज डिफरेंस, यहाँ पे अगर पॉइंट पी डार्क होगा, एक के वाइब्रेशन ऊपर एक के वाइब्रेशन नीचे, नेट वाइब्रेशन 0, जबकि दोनों सोर्सेज ऑन है तभी भी हमें डार्क लाइंस मिल रही है। अगर ये इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे तो ये सिंगल सोर्स से बनाए गए, इंडिपेंडेंट होंगे तब इंटरफेरेंस नहीं मिलेगा, तब हमें बिल्कुल ब्राइट
ब्राइट स्क्रीन, पूरी ब्राइट स्क्रीन मिल जाएगी जिसकी इंटेंसिटी 2I0 होगी। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका साइड व्यू ऐसे, हम जो डायग्राम बनाएंगे साइड व्यू ऐसे बनाएंगे। दिख रहा है, समझ में आ रहा है ये साइड व्यू जो हम बनाते हैं इसका? ठीक है, बैंड्स को हम फ्रिंजेस बोलते हैं। ठीक है, थियरी ऑफ इंटरफेरेंस बैंड्स इसमें क्या प्रूव करने के लिए आता है? ये जो पाथ ये इसका वो निकालना पड़ता है, जो पाथ डिफरेंस है और डिस्टेंस